हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों को चैंपियन बैच में। तो चैंपियन बैच की ये वीडियो में आप लोगों का स्वागत है, जिसमें कि हम लोग जीके जीएस के प्रश्न करेंगे और उससे संबंधित सभी चीज़ों को देखेंगे जो एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, ठीक ना। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरी देखें, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक। तो ये वीडियो आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम यानी कि वनडे एग्जाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है इस बैच से। और इस बैच का नाम है चैंपियन बैच, जो कि जीके जीएस का बैच है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आज का पहला प्रश्न है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? महर्षि कपिल, कनाद, महर्षि कनाद, और महर्षि गौतम, या फिर महर्षि पतंजलि। तो बताइए वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे महर्षि कनाद, ठीक ना। महर्षि कनाद थे वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक, ध्यान रखिएगा। चलिए, और कुल 6 दर्शन थे, ठीक ना। कुल 6 दर्शन थे, उन सभी दर्शनों को हम लोग देखते हैं और उनके प्रतिपादक को। शाक्य दर्शन, शाक्य दर्शन के प्रतिपादक महर्षि कपिल। शाक्य दर्शन के प्रतिपादक महर्षि कपिल, और यह भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है, भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है। उसके बाद वैशेषिक दर्शन, इसके प्रतिपादक महर्षि कनाद, और यह परमाणुवाद का जनक। वैशेषिक दर्शन को परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। उसके बाद न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के प्रतिपादक महर्षि गौतम, न्याय दर्शन महर्षि गौतम, न्याय दर्शन महर्षि गौतम। और इसे भारत का तर्क शास्त्र कहते हैं, इसे भारत का तर्क शास्त्र कहते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि, योग दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि। और मूल ग्रंथ योग सूत्र, इसका मूल ग्रंथ योग सूत्र है। योग दर्शन का मूल ग्रंथ योग सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा का प्रतिपादक महर्षि जैमिनी, महर्षि जैमिनी। और वेदों के कर्म कांड पर आधारित है, वेदों के कर्म कांड पर आधारित है। पूर्व मीमांसा वेदों के कर्म कांड पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। उत्तर मीमांसा जो है, तो उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक महर्षि बदरायण है, महर्षि बदरायण उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक है। और इसमें उपनिषदों के ज्ञान पर आधारित है, उत्तर मीमांसा उपनिषदों के ज्ञान पर आधारित है, ध्यान रखिएगा। और देखिए कुछ नास्तिक दर्शन है, नास्तिक दर्शन कौन है? चवार्क, ये भी पूछ लेता है। चवार्क के प्रतिपादक चवार्क ही है, चवार्क के प्रतिपादक चवार्क है। और यह भौतिकवाद दर्शन और ईश्वर को नहीं मानने वाला दर्शन है, भौतिकवादी दर्शन है और ईश्वर को नहीं मानने वाला दर्शन है। उसके बाद है जैन दर्शन, यह इसका मुख्य सिद्धांत है स्वायत्तवाद और अनेकांतवाद। जैन दर्शन के मुख्य सिद्धांत क्या है? तो स्वायत्तवाद और अनेकांतवाद। वही बौद्ध दर्शन के मुख्य सिद्धांत पूछ लेगा तो 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग हो जाएगा। तो ये सभी आप लोग दर्शन ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि कोल विद्रोह का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? सिंधु और कान्हू, बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा, या फिर जतरा भगत। तो देखिए कोल विद्रोह का नेतृत्व ध्यान रखिएगा बुद्धू भगत ने किया था, बुद्धू भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत। अब देखिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कोल विद्रोह के बारे में। तो ये 1831-32 के बीच में हुआ था, 1831-32 के बीच में हुआ था कोल विद्रोह। और यह विद्रोह मुख्य रूप से छोटा नागपुर के पठार, छोटा नागपुर के पठार जो कि वर्तमान में झारखंड और उसके आसपास के क्षेत्र हुआ करता है। उसके बाद देखिए इसमें शामिल जनजातियां, इसमें कोल, होम, मुंडा और उराव जनजातियां ने मिलकर भाग लिया था। तो कोल विद्रोह में कौन कौन जनजातियां भाग लिया था? तो कोल, हो, मुंडा और उराव जनजातियां। अंग्रेजों ने अंग्रेजों की नई भूमि राजस्व नीति, बाहरी लोगों द्वारा आदिवासियों के जमीनों पर कब्जा कराना और जबरन बंधुआ मजदूर बनाना। देखिए अंग्रेजों द्वारा नई भूमि राजस्व नीति के खिलाफ ये विद्रोह था, यानी कि वे लोग बाहरी लोगों को बुलाकर यहाँ पर क्या करते थे कि आदिवासियों का जमीन को हड़पना और आदिवासियों को क्या करते थे, ये लोग जबरन बंधुआ मजदूर बनाते थे। तो इसी के विरोध ये विद्रोह हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता बुद्धू भगत, ठीक ना। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बुद्धू भगत थे। या फिर देखिए बुद्धो भगत, जोआ भगत, मदरा महतो, छिंद्राई मन की, ये सभी इसके नेतृत्व करता था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन ए में है सिंधु और कान्हू। सिंधु और कान्हू ये किस विद्रोह के नेतृत्व करता है? तो ये है संथाल विद्रोह के, जो कि 1855-56 में हुआ था, 1855-56 में हुआ था। और इसे संथाल विद्रोह भी कहा जाता है, जो सॉरी संथाल हुल भी कहा जाता है, ठीक ना। संथाल हुल कहा जाता है, जो भागलपुर के राजमहल की पहाड़ियां, जिसे कि दमन एको कहा जाता था, के बीच हुआ था। राजमहल के पहाड़िया के बीच हुआ था कौन? तो संथाल विद्रोह, ध्यान रखिएगा। संथाल विद्रोह 1855 के बीच हुआ था। और इससे क्वेश्चन बनता है कि 1857 के क्रांति के आसपास कौन सा विद्रोह हुआ था? तो संथाल विद्रोह, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1857 से पहले है 1855-56। बिरसा मुंडा, इन्होंने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था, जो कि 1899
और 1900 के बीच हुआ था, 1899 और 1900 के बीच हुआ था। इसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है, उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है किसको, मुंडा विद्रोह को। और इन्होंने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया था, कौन, बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जतरा भगत, क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन जतरा भगत है, इन्होंने भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था, भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था। ताना भगत ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो कि 1914 में हुआ था, और यह मूल रूप से एक सांस्कृतिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था, जो बाद में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर राजनीतिक बन गया। ठीक ना, यह एक क्या था, तो सांस्कृतिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था, और बाद में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर यह राजनीतिक आंदोलन बन गया, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष 1936 में कहाँ हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष 1936 में कहाँ हुई थी, पटना, लखनऊ, दिल्ली या फिर कलकत्ता। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ, ठीक ना। लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। तो आइए अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में हम लोग जानते हैं। तो 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में इसकी स्थापना होता है, 11 अप्रैल 1936 को। और कौन करता है, तो इसके अध्यक्ष देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, और यह बिहार के एक किसान नेता थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो कि बिहार के एक किसान नेता थे। और इसके प्रथम महासचिव एनजी रंगा थे, प्रथम महासचिव कौन थे, तो एनजी रंगा थे। और इस सभा का मुख्य पत्र हुंकार पत्रिका थे, इस सभा का मुख्य पत्र कौन सा था, हुंकार पत्रिका, जिसका संपादन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किए थे। तो ध्यान रखिएगा, हुंकार पत्रिका का संपादन कौन करते थे, तो सहजानंद सरस्वती। और इसका उद्देश्य क्या था, तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना, किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाना और भू राजस्व को कम करना। तो क्या है कि किसान आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना, किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाना और भू राजस्व को कम करना, यानी कि लगान को कम करना। और वर्ष 1936 के अंत में कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन, जिसमें कि कांग्रेस ने पहली बार एक अखिल भारतीय किसान कार्यक्रम को स्वीकार किया था। तो ये किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, तो फैजपुर अधिवेशन में। अखिल भारतीय किसान सभा को किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, तो फैजपुर अधिवेशन, ध्यान रखिएगा फैजपुर अधिवेशन। उसके बाद देखिए आत्मीय सभा, आत्मीय सभा का स्थापना पूछ लेगा, तो ध्यान रखिएगा इसका 1815 में हुआ था, और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुआ था राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो दोनों सभा की स्थापना कौन किया था, तो आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, और आत्मीय 1815 और ब्रह्म समाज 1828। और इसका स्थापना कलकत्ता में हुआ था, स्थापना कलकत्ता में हुआ था। उसके बाद तत्वबोधनी सभा, तत्वबोधनी सभा का स्थापना 1839 में, तत्वबोधनी सभा का स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में, देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में, ध्यान रखिएगा। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज के स्थापना हुआ था 1867 में, 1867 में आत्माराम पांडुरंग द्वारा एनजी रानाडे के सहयोग से, एमजी रानाडे के सहयोग से, और ये बम्बई में किए थे। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग मुंबई में किए थे। सत्यशोधक समाज काफी इंपॉर्टेंट, इसका स्थापना हुआ था 1873 में जयतीबा राव फुले द्वारा महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि 1857 की क्रांति को किस प्रसिद्ध उर्दू कवि ने अपनी आंखों से देखा था। 1857 के क्रांति को किस प्रसिद्ध उर्दू कवि ने अपनी आंखों से देखा था, तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब जो था ये 1857 के क्रांति को अपनी आंखों से देखा था, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए मिर्जा गालिब और 1857 के क्रांति का मुख्य फैक्ट, तो देखिए चश्मदीद गवाह, यानी कि 1857 के विद्रोह के समय गालिब दिल्ली में रहते थे, और उन्होंने दिल्ली में हुए कत्लेआम और तबाही को अपनी आंखों से देखा था। तो ये उस टाइम पे दिल्ली में रहते थे, और जो ये उस टाइम पे संग्राम हुआ था उनको अपनी आंखों से देखा था। और देखिए गालिब ने इस क्रांति के अनुभवों को फारसी भाषा में डायरी के रूप में लिखा, जिसका नाम 10 तंबू है। तो ये जो क्रांति हुआ था इसको किस डायरी में लिखा है, तो 10 तंबू मिर्जा गालिब। उसके बाद देखिए ये अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे, और सम्राट ने इन्हें दबीर उल मुल्क और नज्म उल दौला की उपाधियां दी थी। तो ये कौन थे, मिर्जा गालिब। तो देखिए मिर्जा गालिब जो था ये सम्राट बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि था, और यह इसे सम्राट ने दबीर उल मुल्क, यानी कि बहादुर शाह ने इसे दबीर उल मुल्क और नज्म उद दौला का उपाधियां भी दी थी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए भारत सरकार अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1857 के क्रांति के आधिकारिक इतिहासकार एस एन सेन यानी कि सुरेंद्र नाथ सेन ने, जिन्होंने 1857 नामक पुस्तक लिखी। देखिए जो है सुरेंद्र नाथ सेन ने क्या किया था,
तो 1857 के क्रांति के बारे में पुस्तक लिखा था। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति इस सुरेंद्र नाथ सेन का पुस्तक ही है। सुरेंद्र नाथ सेन का पुस्तक ही जो है कि 1857 की क्रांति है। उसके बाद देखिए प्रथम स्वतंत्र संग्राम का नारा, विनायक दामोदर दास सावरकर यानी कि बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ध्यान रखिएगा, विनायक दामोदर दास सावरकर ने इसको क्या कहा था, तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, जो कि इनके पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा हुआ है। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था। उद्देशिका यानी प्रस्तावना में, आप सभी को बता दूं, प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार ही संशोधन हुआ है। तो वो कौन सा संशोधन हुआ है बताना है, 44वां, 42वां या फिर 24वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां, ठीक ना। 42वां संविधान संशोधन हुआ है। वो भी उसमें क्या है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक केवल एक बार, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, केवल एक बार ही संशोधन हुआ है, और वो भी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। और इस समय देश में आपातकाल लागू था और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। इस समय कौन थे, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। ध्यान रखिएगा। और इस संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। जैसा कि मैंने बताया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब देखिए समिति की सिफारिश, यह संशोधन स्वर्ण सिंह समिति, जो 42वां संविधान संशोधन था, यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। और 42वां संविधान को लघु संविधान भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, 42वां संविधान को लघु संविधान भी कहा जाता है। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है, बेरुबार यूनियन मामला 1960, जो कि प्रस्तावना से संबंधित है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। देखिए बेरुबारी यूनियन मामला यानी कि बेरुबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। उसके बाद केशवानंद भारती मामला में, जो कि 1973 में ये केस था, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। देखिए केशवानंद भारती मामला में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बदल देता है और कहता है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, यानी कि संविधान का हिस्सा है, तो संसद इसमें संशोधन कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा, वही उसके बाद संशोधन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ठीक ना। 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक होता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल, तो जो सबसे पहले पूर्ण हो जाए। उसके बाद देखिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं, यूपीएससी एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है और इसका उल्लेख संविधान के भाग 14 में है और अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक है। इसका उल्लेख भाग 14 में 315 से लेकर 323 तक है। ध्यान रखिए 315 से लेकर 323 तक है। देखिए अनुच्छेद 316 के तहत अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो ध्यान रखिएगा अध्यक्ष और सदस्य अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं और इस संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपनी इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ध्यान रखिएगा। और देखिए पूछेगा कि संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो सर रॉस बारकर ये 1926 में स्थापना के समय, जब इसका स्थापना हुआ था, तो उसके पहले अध्यक्ष सर रॉस बारकर थे और स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय अध्यक्ष एच के कृपलानी बने थे। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 17। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के तहत भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है, अनुच्छेद 18 के तहत। ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं, तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री इसी अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। ये सभी पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। लेकिन
उपाधि नहीं बल्कि पुरस्कार सम्मान माना जाता है। यानी कि ये जो पुरस्कार दिया जाता है तो ये किसी को उपाधि नहीं दिया जाता है। तो आप सभी को पता ही होगा 1918 जो है उपाधियों का अंत है। जो पहले उपाधि मिलता था राजा की उपाधि, कई प्रकार की उपाधियां कई लोगों को मिला है, तो वो उसी उपाधि को इस अनुच्छेद के तहत अंत कर दिया गया है। तो वही बताता है कि जो ये पुरस्कार दिया जाता है यह एक उपाधि नहीं, यह एक पुरस्कार, यह एक सम्मान है, ठीक है ना। तो ये नहीं कि ऐसे आप हम लोग लिख सकते हैं कि पद्मश्री विजेता, मान लीजिए आपका जो भी नाम है उसके पहले आप पद्मश्री विजेता लिख देंगे, तो ये गलत है, ठीक ना। और देखिए इसकी स्थापना जो हुआ था 2 जनवरी 1949 को हुआ था, ठीक ना। 2 जनवरी सॉरी 1954 को, 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न के स्थापना हुआ था और इसके तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दी गई थी। देखिए जब पहली बार ये 1954 में जो दिया गया था भारत रत्न, उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और देखिए प्रथम प्राप्तकर्ता 3 व्यक्ति थे, ठीक ना। प्रथम प्राप्तकर्ता भारत रत्न के 3 व्यक्ति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, चक्रवर्ती राजगोपालचारी और डॉक्टर सीवी रमन। तो 3 लोगों को पहली बार 1954 में भारत रत्न दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती गोपालचारी और इसके बाद डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन। उसके बाद देखिए जनता पार्टी द्वारा रोक 1977 में मोरारजी देसाई सरकार ने इसे बंद कर दिया था, जिसे 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने दोबारा शुरू किया था। देखिए भारत रत्न पुरस्कार जो है कि 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार ने इस पुरस्कार को बंद कर दिया था, फिर इसे दोबारा शुरू किया गया 1980 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा, ध्यान रखिएगा। और समानता 1 वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। समानता 1 वर्ष में 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अरावली या फिर सतपुड़ा? तो देखिए सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है, ठीक ना। सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए पश्चिमी घाट या सह्याद्री, पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री कहा जाता है। यह पर्वतमाला भारत के पश्चिमी तट के समानांतर गुजरात के ताप्ती नदी घाटी से शुरू होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक लगभग 1600 मीटर लंबी है। तो आप जानते ही होंगे, ये देखिए ये भारत का ये दक्षिणी तटीय हिस्सा है। तो इधर इधर जो है कि पश्चिमी घाट है, ठीक ना, पश्चिमी घाट है। और यह कहां से कहां तक फैला हुआ है? गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु की कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 1600 मीटर है, लंबाई 1600 मीटर। और इसको 2 भागों में बांटा जाता है। तो पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांटा जाता है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। इसकी सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई, देखिए क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, तो ध्यान रखिए कलसुबाई जो कि महाराष्ट्र में है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई महाराष्ट्र में है। और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख जो कि कर्नाटक में है। दक्षिणी सह्याद्री की ऊंची चोटी कुद्रेमुख कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। पूरे पश्चिमी घाट और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी जो केरल में स्थित है। देखिए अब पूछ दे कि पूरे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट के सबसे ऊंची चोटी पूछ लेगा तो ध्यान रखिएगा ये अनाईमुड़ी है, जो कहां पर है? तो केरल में है, केरल में। और इसकी सबसे ऊंची मतलब की ऊंचाई इसकी 2695 मीटर है, ठीक ना। तो पश्चिमी घाट की ऊंची चोटी हो जाएगा अनाईमुड़ी, लेकिन उत्तरी सह्याद्री के कलसुबाई और दक्षिणी सह्याद्री के कुद्रेमुख, ध्यान रखिएगा। देखिए अब क्या है कि नीलगिरी ये जो अनाईमुड़ी जो है इसको यूनेस्को में 2012 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। ध्यान रखिएगा नीलगिरी को 2012 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, ध्यान रखिएगा। अब देखिए पश्चिमी घाट को पार करने के लिए 4 प्रमुख प्राकृतिक दर्रे हैं। देखिए पश्चिमी घाट में जो दर्रे हैं उसको भी ध्यान रखिएगा। थाल घाट, भोर घाट, एक सेकेंड हम वहां पर उल्टा ही बता दिए हैं, अभी हमको ध्यान है। ये जो हम इधर बताए थे पश्चिमी घाट इधर है, ठीक ना, पश्चिमी घाट इधर है, पूर्वी इधर है, ठीक ना। इधर पश्चिमी है, इधर पूर्वी है, ध्यान रखिएगा। तो हम उस टाइम उल्टा ही बता दिए थे। चलिए हम लोग कहाँ थे? इधर थे। तो देखिए पश्चिमी घाट में जो है कि 4 प्रमुख दर्रा है। थाल घाट, और यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ठीक ना, मुंबई को नासिक से जोड़ता है थाल घाट। भोर घाट जो है ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है, भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पाल घाट कोची
को कोयम्बटूर से, पालघाट कोची को कोयम्बटूर से यानी कि केरल और तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है। वही सनकोट्टा धारा, सेनकोट्टा धारा तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है, सेनकोट्टा धारा तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है। तो ये सभी पश्चिमी घाट के जो दर्रे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है, डेसिबल पैमाना, रिएक्टर पैमाना, सेल्सियस पैमाना या फिर बैरोमीटर पैमाना। तो देखिए भूकंप की तीव्रता जब बोलेगा तो इसके लिए रिएक्टर पैमाना का उपयोग किया जाता है, रिएक्टर पैमाना का, ध्यान रखिएगा, रिएक्टर पैमाना का उपयोग किया जाता है तीव्रता मापने के लिए। अब देखिए भूकंप से संबंधित सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो मापक यंत्र और पैमाने, देखिए कई मापक यंत्र होते हैं भूकंप से संबंधित। तो सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ क्या करता है, तो ये भूकंपीय तरंग को रिकॉर्ड करने वाला मुख्य उपकरण है। ये भूकंपीय तरंग को रिकॉर्ड करता है, ठीक ना, भूकंपीय तरंग को रिकॉर्ड करता है कौन, सिस्मोग्राफ। वही रिएक्टर पैमाना जो है ये भूकंप की ऊर्जा और तीव्रता को मापता है, ऊर्जा और तीव्रता को मापता है। और यह एक लॉग रिथमिक पैमाना है, यानी कि इसमें 0 से 10 तक डेटा रहता है इसमें, ठीक ना, जिसमें प्रत्येक अलग अंक पिछले अंक से 32 गुना अधिक ऊर्जा दर्शाता है। देखिए इसमें से प्रत्येक अगला अंक पिछले अंक से 32 गुना अधिक होता है, ठीक ना, 32 गुना अधिक ऊर्जा को दर्शाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद मार्केली पैमाना जो है ये भूकंप से होने वाले नुकसान या विनाश को मापता है और यह अनुभवों और दृश्यों पर आधारित है। इसमें 1 से 12 तक अंक होते हैं। देखिए मार्केली पैमाना क्या करता है, तो भूकंप से होने वाले नुकसान और विनाश को मापता है। उसके बाद देखिए भूकंप के वैज्ञानिक अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सिस्मोलॉजी कहा जाता है। इसके उद्गम केंद्र किसको कहा जाता है, तो पृथ्वी के भीतर वह स्थान जहां से भूकंप की ऊर्जा सबसे पहले निकलती है। तो देखिए पृथ्वी के भीतर जहां से भूकंप की ऊर्जा निकलती है उसे उद्गम केंद्र कहा जाता है। वही अधिक केंद्र पूछेगा तो उद्गम के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित वह बिंदु जहां भूकंपीय तरंग सबसे पहले महसूस की जाती है। तो उद्गम केंद्र पृथ्वी के नीचे होता है और अधिक केंद्र पृथ्वी के ऊपर जहां पर भूकंप के पहली तरंग महसूस किया जाता है, तो वो अधिक केंद्र होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए सभी हम लोग राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट जो है उसको देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। यह बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है जिम कॉर्बेट, यह उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, और यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान और पहला टाइगर रिजर्व है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान और पहला टाइगर रिजर्व भी कौन है, तो जिम कॉर्बेट ही है। उसके बाद देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम है, और यह एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और यह विश्व यूनेस्को धरोहर स्थल में भी शामिल है, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। उसके बाद गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, और यह पूरे विश्व में एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये पूरे विश्व में एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम राष्ट्रीय उद्यान से। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछ लेगा तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, और यह लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर, लद्दाख में स्थित है, और यह स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है, स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछ लेगा तो साउथ बटन आइसलैंड राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन हो जाएगा, साउथ बटन आइलैंड, जो कि यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। सबसे छोटा साउथ बटन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और पूछता है कि एक तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है एक केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, और यह मणिपुर की लोकटक झील पर स्थित है, मणिपुर की लोकटक झील में स्थित है, और यह तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ संकटग्रस्त संघाई हिरन पाई जाती है, ठीक ना, संघाई हिरन के लिए यह फेमस है। कौन, तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश है। यहाँ कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक ना, यहाँ कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान है, और इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारत के मानचित्र पर मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है बताना है, इंदिरा कॉल, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट या फिर किबिथु। देखिए यहाँ पर मुख्य भूमिका बोल रहा है, ठीक ना, मुख्य भूमिका, जल का बात नहीं कर रहा है। सबसे दक्षिणी जो पॉइंट है ये इंदिरा पॉइंट है, ठीक ना, इंदिरा पॉइंट। लेकिन ये बोल रहा है क्या
सबसे मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी पॉइंट तो ये कन्याकुमारी हो जाएगा, जिसे कि केप केमोरिन भी कहा जाता है, केप केमोरिन। आइए अब इसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है कि सबसे उत्तरी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा कॉल हो जाएगा। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में है, सियाचिन ग्लेशियर के पास। सबसे भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में है, सियाचिन ग्लेशियर के पास। सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, जिसे कि केप केमोरिन भी कहा जाता है, ये तमिलनाडु में है। और हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का मिलान स्थल जो ये कौन सा कन्याकुमारी है, ये हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का मिलान स्थल भी है। और एक सबसे दक्षिणी, अगर बोलेगा कि भारत के सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन है तो इंदिरा पॉइंट ध्यान रखिएगा। इंदिरा पॉइंट देखिए यहाँ पर दिया भी है, सबसे दक्षिणी संपूर्ण भारत का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है ये इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये ग्रेट निकोबार द्वीप में है, ग्रेट निकोबार द्वीप में ध्यान रखिएगा। उसके बाद सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु जो है ये किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पूर्वी बिंदु, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, किबिथु अरुणाचल प्रदेश, किबिथु अरुणाचल प्रदेश। और ये अंजाव जिला, अरुणाचल प्रदेश का अंजाव जिला में है। और भारत में सबसे पहले सूर्योदय यहीं पर होता है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय अंजाव जिला में होता है, अरुणाचल प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी बिंदु, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गुहारमुती है, गुहारमुती जो कि गुजरात में है, गुहारमुती जो कि गुजरात में, और यह कच्छ जिला में है, गुजरात के कच्छ जिला में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत की एक प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी है? प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी कौन सा है? गंगा, ये तो उत्तर में बहती है, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या फिर सिंधु? तो इसका सेंस हो जाएगा गोदावरी, ठीक ना। गोदावरी जो है ये प्रायद्वीपीय नदी है, यानी कि दक्षिण भारत की नदी है गोदावरी, बाकी सभी ये उत्तर भारत में बहती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। अब देखिए गोदावरी के बारे में देख लीजिए, तो इसका उद्गम जो होता है महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। और गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले की त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, और भारत की सबसे दूसरी नदी गोदावरी नदी है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए इसका उपनाम, विशाल आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से इसे जाना जाता है। गोदावरी को ध्यान रखिए, दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा। उसके बाद देखिए सहायक नदियां, इसके सहायक नदियां कौन कौन है? तो पर्णहिता, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, मंजीरा और सबरी। मंजीरा और सबरी, पर्णहिता, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती और मंजीरा और सबरी, ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। उसके बाद मुहाना, मुहाना इसका कहां पर है? तो यह पूर्व की ओर बहते हुए आंध्र प्रदेश के पास बंगाल की खाड़ी में एक बड़ा डेल्टा बनाती है, यानी कि यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदियां डेल्टा बनाती है, ध्यान रखिएगा। बंगाल की खाड़ी में सभी गिरने वाली नदियां डेल्टा बनाती है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद देखिए प्रायद्वीपीय नदियों का वर्गीकरण, प्रायद्वीपीय नदी का वर्गीकरण देख लीजिए दिशा के आधार पर, ठीक है, दिशा के आधार पर। तो पूर्व की बहने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो देखिए ये नदियां पश्चिमी घाट या उच्च भूमियों से निकलकर पूर्व की ओर बहती है और मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है, ध्यान रखिएगा डेल्टा का। जैसे महानदी, महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है और उड़ीसा में बहती है, और इस पर भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। तो देखिए ये जो है महानदी, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, और यह छत्तीसगढ़ सिवाहा से निकलती है, छत्तीसगढ़ के सिवाहा से निकलती है। और भारत के सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर ही है। उसके बाद कृष्णा नदी भी बंगाल के खाड़ी में ही गिरती है, और इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है कृष्णा नदी का। और यह प्रायद्वीपीय नदी, यह प्रायद्वीपीय की दूसरी सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय दूसरी सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखिएगा। और इस पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। उसके बाद नागार्जुन हो गया, अलमाटी हो गया, और एक है श्रीशैलम। नागार्जुन, अलमाटी और श्रीशैलम, ये दोनों तीनों कृष्णा नदी पर है, ध्यान रखिएगा। कावेरी नदी भी क्या है कि पूर्वी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और यह कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। और इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, इसकी दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और देखिए गोदावरी को दक्षिणी गंगा और दक्षिण की गंगा, यहाँ पर की का फर्क है, गोदावरी में की नहीं रहेगा, उसे सिर्फ दक्षिणी गंगा कहा जाएगा। और दक्षिण की गंगा जब कहेगा तो कावेरी हो जाएगा, दक्षिण की गंगा, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। अब देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, यानी कि अरब सागर में जो नदियां गिरती है, तो ये नदियां ढलान के कारण अत्यधिक तीव्र गति से बहती है और डेल्टा बनाकर ज्वारनद का निर्माण करती है। देखिए सॉरी, डेल्टा ना बनाकर ज्वारनद मुख, यानी कि इसे एस्चुरी कहा जाता है,
जो नदियां पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है, ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती है क्योंकि इधर ढलान बहुत ज्यादा है। इस कारण इसकी बहाव तेज होता है और ये एस्चुरी बनाती है, यानी कि ज्वारनद मुख बनाती है, ध्यान रखिएगा। तो इधर गिरने वाली नदियां में नर्मदा नदी है, जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ से निकलती है, वहां से एक और नदी निकलता है, सोन नदी, ध्यान रखिएगा, अमरकंटक पठार से, ठीक ना। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से नर्मदा नदी निकलती है और यह विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी से बहती है। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी से बहती है और इस पर प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात और सरदार सरोवर बांध स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी पर प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात और सरदार सरोवर बांध स्थित है, सरदार सरोवर बांध। उसके बाद ताप्ती या तापी नदी, यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और यह भी सतपुड़ा के दक्षिण में भ्रंश घाटी से में बहती है। ये भी क्या है कि सतपुड़ा के दक्षिण में भ्रंश घाटी में बहती है। उसके बाद अन्य छोटी नदियां जैसे कि लूनी, लूनी जो है ये कच्छ के रन में विलीन होने वाली भूमि मध्य नदियां है। ये लूनी जो है ये भी क्या है कि पश्चिम की ओर बहती है। और साबरमती हो गया, माही हो गया, और यह माही नदी, देखिए माही नदी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद पेरियार, पेरियार केरल की नदी है, ये भी पश्चिम की ओर बहती है, ध्यान रखिएगा, पश्चिम की ओर बहती है। तो हम लोग प्रायद्वीपीय नदियां बहने के मतलब की दिशा में बहने के आधार पर हम लोग देख ले हैं कौन पूर्व में बहती है और कौन पश्चिम में बहती है। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में बेहतर व्यक्त किया जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में सबसे बेहतर व्यक्त किया जा सकता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर पारंपरिक अर्थव्यवस्था। तो बताइए भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो देखिए भारत में आप सभी को पता होगा और मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ध्यान रखिएगा। तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का स्व अस्तित्व होता है, यानी कि यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र का भी अस्तित्व होता है और निजी क्षेत्र का भी अस्तित्व होता है, उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आजादी के बाद भारत ने मिश्रित मॉडल चुना, जहां रेलवे, परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर सरकार का नियंत्रण रहा और वहीं टाटा, रिलायंस जैसे निजी उद्योग भी साथ में काम करते रहे। तो देखिए यहाँ पर सरकार का भी हस्तक्षेप है और निजी कंपनियों का भी अपना हस्तक्षेप है, ध्यान रखिएगा। देखिए जनक, मिश्रित अर्थव्यवस्था के मुख्य वैचारिक प्रणेता प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक, ध्यान रखिएगा, जॉन मेनार्ड कीन्स। मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक जॉन मेनार्ड कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स, ध्यान रखिएगा। अब देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये क्या है, तो इसे बाजार अर्थव्यवस्था या मुक्त व्यापार भी कहते हैं। इसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन। इसमें प्रणेता एडम स्मिथ है। देखिए एडम स्मिथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो इसमें इसे बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है और इसके उत्पादन साधनों पर निजी व्यक्तियों का अस्तित्व होता है, निजी व्यक्तियों का अस्तित्व होता है और इसमें सरकार के जो है कि हस्तक्षेप न्यूनतम होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। वही समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, ठीक है, सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। तो इसको मैनुअली समझना ऐसे है। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार का भी नियंत्रण होता है और निजी व्यक्ति का भी, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सिर्फ निजी व्यक्ति का, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सिर्फ सरकार का, ठीक है, सरकार का नियंत्रण होता है। तो ऐसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कार्ल मार्क्स, समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कार्ल मार्क्स, पूंजीवादी के एडम स्मिथ और मिश्रित के जॉन मेनार्ड कीन्स। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। एक बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, जहां केवल निर्यात होता है या जहां केवल आयात होता है, या फिर जहां आयात और निर्यात दोनों बंद हो और जहां केवल सरकारी नियंत्रण हो। तो बताइए अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है। तो बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है कि जहां आयात और निर्यात दोनों बंद हो, जहां पर जिस भी देश का आयात और निर्यात दोनों बंद है वहीं उसी को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जैसे कि उत्तर कोरिया, ठीक ना। इसका मोस्ट फेमस एग्जांपल है उत्तर कोरिया। इस व्यवस्था में आयात और निर्यात दोनों पूरी तरह से शून्य या प्रतिबंधित होते हैं और देश केवल अपनी सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर निर्भर रहता है। देखिए वही खुली अर्थव्यवस्था क्या है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो वैश्विक स्तर पर अन्य देशों के साथ स्वतंत्र रूप से व्यापार यानी कि आयात और निर्यात करती है और वित्तीय लेन देन रखती है। तो देखिए जो देश विश्व के सभी देशों के साथ
मतलब कि किसी भी देश के साथ व्यापार करती है, आयात निर्यात करती है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था कैसा होता है, तो खुली अर्थव्यवस्था होता है। तो देखिए, आजादी के बाद लंबे समय तक भारत ने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए काफी हद तक एक संरक्षित या अर्धबंध नीति अपनाई थी। लेकिन वर्ष 1991 में एलपीजी जो आया था, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन सुधारों के बाद भारत पूरी तरह से एक खुली अर्थव्यवस्था बन गया। तो देखिए, भारत भी पहले बंद अर्थव्यवस्था को ही लेकर चल रहा था स्वतंत्रता के बाद। तो क्या हुआ कि इससे काफी नुकसान हो रहा था, यानी कि भारत में जो वस्तुएं उत्पादित हो रहे थे वो अन्य देशों में उसका व्यापार नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए क्या है कि ये ज्यादा उत्पादन करने के बावजूद भी क्या है कि आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं था भारत का। तो फिर क्या किया गया, इसको एक नई नीति लाई गई जिसे कि एलपीजी कहा जाता है, एलपीजी, और उसके तहत लिबराइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि अन्य देशों के साथ भी व्यापार और आयात निर्यात भारत का शुरू हो गया। उसके बाद भारत का आर्थिक संकट दूर हो गया और मतलब उसके बाद से काफी अच्छा चल रहा है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि इंडिया विजन 2020 दस्तावेज किसके द्वारा तैयार किया गया था। इंडिया विजन 2020 दस्तावेज किसके द्वारा तैयार किया गया था और किससे संबंधित है, और यह किससे संबंधित है। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद गुप्ता समिति ने इस दस्तावेज को तैयार किया था और यह भारत को विकसित राष्ट्र बनाने से संबंधित है। ठीक है ना। इंडिया विजन 2020 को श्यामा प्रसाद गुप्ता समिति ने क्या किया था, तो इसको तैयार किया था और यह भारत को विकसित राष्ट्र बनाने से संबंधित था। ध्यान रखिएगा। चलिए, इंडिया विजन के बारे में जानिए। इंडिया विजन 2020, यह रिपोर्ट डॉक्टर श्यामा प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता वाली एक विशेष समिति, एसपी गुप्ता समिति द्वारा तैयार की गई थी और इसके जारीकर्ता, इसे योजना आयोग द्वारा जनवरी 2003 में आधिकारिक तौर पर जारी किया गया था। इसे कब जारी किया गया था, तो योजना आयोग द्वारा जनवरी 2003 में आधिकारिक तौर पर जारी किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य 2020 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना और गरीबी और बेरोजगारी को पूरी तरह से समाप्त करना और साक्षरता दर को 100% तक पहुंचाना। तो देखिए, इसका ये जो जारी हुआ था इंडिया विजन योजना, ये 2030 में ही जारी हुआ था। ठीक ना, ये 2030 में ही जारी हुआ था, लेकिन इसको तैयार कब किया गया, 2020 में एस गुप्ता समिति के द्वारा। ठीक ना, और इसका उद्देश्य था 2020 तक भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना और गरीबी और बेरोजगारी को पूरी तरह से समाप्त करना। ठीक ना, और साक्षरता दर को 100% तक पहुंचाना, जो कि कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक ना, आप सभी को पता होगा। अब देखिए, विकास लक्ष्य दर, इसमें विकास लक्ष्य दर क्या रखा गया था, तो इस विजन दस्तावेज में अगले 2 दशकों के लिए वार्षिक जीडीपी विकास दरें 9% बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया था। तो इस विजन के दस्तावेज में अगले 2 दशकों के लिए वार्षिक जीडीपी विकास दर को 9% बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया, 9%, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिए, भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, योजना आयोग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को नियोगी समिति की सिफारिश पर, केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर हुआ था। केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर हुआ था और यह एक गैर संवैधानिक और सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी। यह एक गैर संवैधानिक और सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी और यह एक गैर संवैधानिक और संविधिक इतर निकाय था जिसका उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, योजना आयोग का उल्लेख किसी भी संविधान के अनुच्छेद में नहीं है। और इसके पदेन अध्यक्ष पूछ लेता है कि इसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, तो इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो जिस भी टाइम का योजना आयोग था उस टाइम के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे, पदेन अध्यक्ष। इसके बाद इसके अंतिम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, इसके अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे, क्योंकि इसको 2015 में समाप्त कर दिया गया योजना आयोग को और इसके जगह पर नीति आयोग लाया गया है। ठीक ना, तो इस हिसाब से इसके अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे और अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया
और इसका मुख्य कार्य ध्यान रखिएगा, भारत के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना तैयार करना था। तो पंचवर्षीय योजना जो बनते थे वो योजना आयोग ही बनाता था, पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखिएगा। और भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई है, ठीक है। भारत में कुल अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई है, जो कि अब नहीं बनती है पंचवर्षीय योजना। और ये अंतिम पंचवर्षीय योजना था 2012 से 17, अंतिम पंचवर्षीय योजना ध्यान रखिएगा 2012 से 17। और पहली 51 से 56, पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 था, ध्यान रखिएगा। अब देखिए योजना आयोग के अंत और नीति आयोग के उदय। देखिए योजना आयोग के अंत कैसे हुआ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से योजना आयोग को समाप्त करने की घोषणा की थी। कब, तो 15 अगस्त 2014 को, 15 अगस्त 2014 को इसको समाप्त करने की घोषणा की थी। और देखिए 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया। देखिए तो वही 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि भारत में आय कर किस प्रकार का कर है। भारत में जो इनकम टैक्स है ये किस प्रकार का कर है। ऑप्शन ए है अप्रत्यक्ष और प्रगतिशील, ऑप्शन बी है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील, प्रत्यक्ष और प्रतिगामी, और अप्रत्यक्ष और अनुपातिक। तो देखिए आय कर जो है आप सभी को पता होगा यह एक प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर है, यानी कि जो आप इनकम टैक्स देते हैं आपको पता होता है कि हम मेरा इतना इनकम है और इसके लिए मैं इतना टैक्स दे रहा हूँ, तो यह प्रत्यक्ष कर है। तो ये प्रगतिशील क्यों है, मान लीजिए आपका इनकम बढ़ेगा तो आपका जो आय कर है वो भी बढ़ेगा, तो इस हिसाब से ये प्रगतिशील भी है और प्रत्यक्ष भी है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रत्यक्ष कर के बारे में देखिए, प्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति पर सरकार टैक्स लगाती है भुगतान भी उसी व्यक्ति को करना पड़ता है, यानी कि इसमें कर प्रभाव और कर का बोझ एक ही व्यक्ति पर होता है, यानी कि जाहिर सी बात है प्रत्यक्ष जो कर होता है ये प्रत्यक्ष रूप से देना होता है, ठीक ना। मान लीजिए आप पर इनकम टैक्स आपको देना है तो आपको पता होगा कि आपका इतना इनकम है, यानी कि आप ही के इनकम पर देना होगा, ये नहीं कि आपके पूरे घर के आपके नाम से जितने इनकम हो रहे हैं उसी पर आपका टैक्स लगेगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कुछ उदाहरण देख लीजिए प्रत्यक्ष कर का, आय कर हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, पूंजीगत लाभ कर हो गया, ये सभी जो है कि अप्रत्यक्ष कर है, ध्यान रखिएगा। मेनली यही आय कर और ये कॉर्पोरेट कर भी पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। अब अप्रत्यक्ष देखिए तो यह वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है और इसमें कर का बोझ अंतिम उपभोक्ता पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो देखिए ये क्या होता है, तो यह जो है अप्रत्यक्ष कर, ये बिना बताकर सरकार अगर आपसे बिना बताकर टैक्स लेती है उसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। जैसे आप समझिए ये वस्तुओं और पर लगाया जाता है, ठीक ना, वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है, यानी कि अब जब आप बाजार में जाइएगा कोई सामान खरीदिएगा तो आप उस सामान का पैसा दीजिएगा, साथ में आप उसमें टैक्स भी दे चुके हैं, क्योंकि उस प्राइस में क्या है कि टैक्स भी शामिल रहता है, ठीक ना। तो उसी को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है, जो कि आपको पता भी नहीं चलता और आप पे भी कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये अप्रत्यक्ष कर है। जैसे कि जीएसटी, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, ये सभी क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। तो जीएसटी, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क ये सभी अप्रत्यक्ष कर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, 3 या फिर 4। तो बताइए शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी होती है। तो कार्बन परमाणु में क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो ये अंतिम कोष में कुल संख्या होती है इलेक्ट्रॉन का, वो होता है 4, ध्यान रखिए वो 4 होता है। देखिए कैसे, तो देखिए बोर नियम के अनुसार किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र 2n² होता है, जहां n कोष की संख्या है। देखिए जो एक बोरबोरी के नियम के अनुसार किसी भी कोष कौन होता है, हम लोग इलेक्ट्रॉन जिसमें चक्कर लगाता है के एल एम और एन से दर्शाते हैं उसको ना, के एल एम एन एन की, ये हो गया पहला कोष और ये हो गया दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक ना। के एल एम एन ये चौथा हो गया और ये एन जो है ये वही एन बराबर ये हो गया 1 2 3 4 5, ठीक ना। तो अधिकतम संख्या मान लीजिए कोई भी तत्व का जो है कि तीसरा कोष है, तीसरा कोष, तो उसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 के पावर 2 नहीं 2 और n कितना इसमें हो जाएगा 3 हो जाएगा, पावर 3, एक सेकंड, पावर 2 होगा ना, n यहाँ पर 3 है तो इसके पावर 2, यानी कि तितरी का 9 और 18 हो जाएगा, अंतिम कोष में 18। उसी प्रकार जो कार्बन के है
कार्बन का कुल 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक ना। कार्बन का कुल 6 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें कि उनके प्रथम कोष यानी कि एल कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एल कोष यानी कि दूसरा कोष में अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अधिकतम 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन इसमें अधिकतम 8 आ सकते हैं, ठीक ना। अधिकतम 8 आ सकते हैं, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पढ़े होंगे, ठीक ना। अधिकतम 8 आ सकते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि मान लीजिए ये पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, तो जो बचेगा वही ना दूसरा में जाएगा। तो इसका 6 इलेक्ट्रॉन टोटल होता है, ये तो पहला में 2 रह जाता है, तो बाद में बचा 4, तो ये अगला में 4 चला जाता है। तो इसका कोष बार विन्यास 2 और 4 होता है, 2,4 होता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें केवल 2 कोष एल और एल, के और एल शामिल होता है। ध्यान रखिएगा, कार्बन में केवल 2 कोष के और एल शामिल होता है, ठीक ना। के और एल शामिल होता है, जिसमें कि के में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 4, यानी कि पहला में 2 और दूसरा में 4, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, कार्बन के प्रमुख अपरूप ध्यान रखिएगा हीरा है। कार्बन के प्रमुख प्राकृतिक अपरूप हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, यानी कि कार्बन के से संबंधित हम लोग चीज और देख लेते हैं। तो कार्बन का अपरूप पूछ लेता है, कौन कौन है। हीरा है, ग्रेफाइट और फ्लोरीन है। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन है। और देखिए, जो कार्बन है ये 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होने के कारण कार्बन मुख्य रूप से संयोजी बंध बनाता है। देखिए, कार्बन के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहा जाता है, तो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, यानी कि उसी को संयोजकता भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, संयोजकता भी उसी को कहा जाता है। तो 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होने के कारण कार्बन जो है ये मुख्य रूप से सहसंयोजक बंध बनाता है। तो पूछ भी लेता है कि कार्बन जो है ये कौन सा बंध बनाता है, तो ध्यान रखिएगा सहसंयोजक बंध बनाता है। सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध बनाता है, सहसंयोजक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि चूने के पानी में अत्यधिक CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है। चूने के पानी में अत्यधिक CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है। पानी का रंग दूधिया हो जाता है, पानी नीले रंग का हो जाता है, या फिर पानी पूरी तरह से गाढ़ा काला हो जाता है, या फिर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए, चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर पानी का रंग दूधिया हो जाता है। CO2 गैस प्रवाहित करने पर पानी का रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। देखिए कैसे, जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण पानी का रंग दूधिया हो जाता है। ध्यान रखिएगा, दूधिया हो जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब देखिए, रासायनिक नाम, चूने के पानी का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और इसमें बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, बुझा हुआ चूना, यानी कि CaOH होता है इसका, CaOH। इसे क्या कहा जाता है, तो चूने का पानी का ये सूत्र है CaOH, और इसे बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। अब देखिए, चूने का पानी क्षारीय होता है, जबकि गैस के साथ मिलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है, इसलिए यह एक प्रकार का उदासीन अभिक्रिया भी है। देखिए, चूने का पानी जो होता है कि क्षारीय होता है, जब इसमें CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है तो यह उदासीन हो जाता है, ठीक ना। यह अभिक्रिया के दौरान उदासीन हो जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि जल में किस जीवाणु की उपस्थिति पानी को प्रदूषित होने का मुख्य संकेतक है। जल में किस जीवाणु की उपस्थिति पानी में के प्रदूषण होने की मुख्य संकेतक है। तो देखिए, पानी में प्रदूषण का मुख्य संकेतक जो है ये कोलिफॉर्म है, यानी कि पानी में अगर कोलिफॉर्म मौजूद है तो पानी जो है ये प्रदूषित है। ध्यान रखिएगा। तो उसी प्रकार देखिए, गंगा कार्य योजना भारत में नदियों के प्रदूषण स्तर को जांचने के लिए टोटल कोलिफॉर्म को ही मुख्य मानक माना जाता है, यानी कि कोलिफॉर्म जिस पानी में मौजूद रहेगा वो पानी क्या है कि प्रदूषित है, जैसे कि मैंने बताया। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार सुरक्षित पानी में प्रति 1000 मिलीलीटर सैंपल में कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की संख्या 0 होनी चाहिए, यानी कि ये पेयजल मानक जो कि भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार प्रति 1000 मिलीमीटर पानी में कैलिफॉर्म बैक्टीरिया का संख्या 0 होना चाहिए, तभी वो पानी शुद्ध होगा। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, पानी में जो है कि किसी तत्व की अधिकता के कारण होने वाला रोग, देखिए पानी में अगर पारा की अधिकता अधिक हो जाएगा तो मिनीमता रोग होता है। पानी में पारा की अधिकता होती है तो मिनीमता रोग होता है। वही पानी में कैडमियम की अधिकता होती है तो इताई रोग होता है। पानी में कैडमियम की अधिकता होती है तो इताई रोग होता है। पानी में आर्सेनिक बढ़ जाता है तो ब्लैक फुट रोग होता है। पानी में आर्सेनिक बढ़ने से ब्लैक फुट रोग होता है। और पानी में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाने से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और यह नवजात शिशुओं में ऑक्सीजन की कमी होना, यह जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है इसमें नवजात शिशुओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।
तो ध्यान रखिएगा, पानी में अगर नाइट्रेट की अधिकता हो जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, आर्सेनिक की अधिकता हो जाए तो ब्लैक फुट, और कैडमियम से इताई इताई, और मरकरी से मिनीमाता, मरकरी से मिनीमाता, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि मानव रक्त में मुख्य रूप से प्रतिरक्षा बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है। मानव रक्त में मुख्य रूप से प्रतिरक्षा एंटीबॉडी बनाने वाला प्रोटीन कौन सा है। मानव रक्त में एंटीबॉडी बनाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है। एल्बुरिन, या फिर फाइब्रिनोजिन, या फिर इम्यूनो ग्लोबुलिन, जिसे कि गामा ग्लोबुलिन भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर भी यही होगा, इम्यूनो। देखिए इसमें इम्यूनो भी लिखा है, यानी कि इम्यून सिस्टम मजबूत होना है, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होना है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो प्रोटीन है ये प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि एंटीबॉडी बनाता है। तो देखिए प्लाज्मा में मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। प्लाज्मा में मुख्य रूप से कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं, तो 3 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला है ग्लोबुलिन, जो कि इसे गामा ग्लोबुलिन भी कहा जाता है, और यह प्रोटीन शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। यह प्रोटीन शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। जब शरीर में कोई हानिकारक वायरस या बैक्टीरिया प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर नष्ट कर देता है, ठीक ना। यही एंटीबॉडी बनाता है, ध्यान रखिएगा, ग्लोबुलिन। उसके बाद दूसरा है एल्ब्यूमिन। यह प्लाज्मा में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर प्रोटीन है, यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन जो है एल्ब्यूमिन। और यह रक्त के प्रसरण दाब या जल संतुलन को बनाए रखता है, जिससे रक्त वाहिकाओं से पानी रिस कर बाहर नहीं जाता, और इसकी कमी से शरीर में सूजन आ सकती है। देखिए यह क्या करता है, एल्ब्यूमिन, यह प्रसरण दाब को और जल संतुलन को बनाए रखता है, जिससे कि रक्त वाहिकाएं में पानी रिस कर बाहर नहीं जाता है। अगर ऐसा होगा तो इसकी कमी से क्या होगा, सूजन हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रोटीन के कमी से शरीर में सूजन होता है, एल्ब्यूमिन के कमी के कारण। उसके बाद देखिए तीसरा है फाइब्रिनोजिन, और यह प्रोटीन यकृत द्वारा बनाया जाता है। यह जो प्रोटीन है यह यकृत द्वारा बनाया जाता है, और यह रक्त का थक्का जमाने में मुख्य भूमिका निभाता है। जो चोट लगने पर यह चोट वाली जगह पर फाइब्रिन का जाल बना देता है, जिससे खून बहना बंद हो जाता है। तो यह क्या कहता है, फाइब्रिनोजिन, यह रक्त को थक्का बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है, और यह यकृत द्वारा बनाया जाता है, ध्यान रखिए, यकृत द्वारा। अब देखिए प्लाज्मा का संगठन। तो रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है। रक्त का लगभग 55% भाग क्या होता है, तो प्लाज्मा होता है। और इस प्लाज्मा में 90 से 92% भाग जल होता है, और लगभग 6 से 8% प्रोटीन होता है, ठीक ना। प्लाज्मा में लगभग 90 से 92% जल होता है, और 6 से 8% प्रोटीन होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सीरम देखिए क्या है, तो यदि प्लाज्मा में फाइब्रिनोजिन को हटा दिया जाए तो बचे हुए हिस्से को सीरम कहा जाता है। देखिए प्लाज्मा में यदि फाइब्रिनोजिन जो कि रक्त को थक्का बनाने वाला होता है, इसको हटा दिया जाए तो बच्चे सभी प्लाज्मा के भाग को सीरम कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, सीरम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि विश्व बैंक की स्थापना किस समझौते या सम्मेलन के तहत हुई थी। विश्व बैंक का स्थापना किस समझौते या सम्मेलन के तहत हुई थी। पेरिस समझौता, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, जिनेवा समझौता, या फिर वियना कन्वेंशन। तो देखिए विश्व बैंक का स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी, ध्यान रखिएगा। अब देखिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों की स्थापना योजना जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ के दौरान तैयार की गई थी, और इसी कारण दोनों वित्तीय संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें भी कहा जाता है। देखिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF दोनों की स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत ही हुआ था। और ये कब हुआ था, तो 1944 में, ध्यान रखिएगा, 1944 में, जिसे आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इस सम्मेलन को, तो आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है। एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है। तो शायद हम लोग इसी वीडियो में अभी हम लोग पढ़े हैं इस भारत रत्न के बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। एक बार में भारत रत्न मात्र 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, ध्यान रखिएगा।
तो देखिए इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 से, यानी कि भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 से दिया जा रहा था, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय प्रधानमंत्री थे, सॉरी राष्ट्रपति थे और ये राष्ट्रपति द्वारा ही दिया जाता है। और प्रथम प्राप्तकर्ता 1954 में सबसे पहले यह सम्मान एक साथ 3 व्यक्तियों को दिया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। दूसरे व्यक्ति थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ये स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन यह महावैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता, ये देखिए ये जो रमन प्रभाव के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। डॉक्टर इनको क्या कहा जाता है, सीबी रमन जिन्होंने रमन प्रभाव दिया था और उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक ना। और इनको भारत रत्न भी मिला था। अब देखिए मरणोपरांत प्रावधान, यानी कि मूल रूप से 1954 में मरणोपरांत पुरस्कार देने का प्रावधान नहीं था, 1966 में जोड़ा गया। मरणोपरांत यह सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री है। मरणोपरांत यानी कि जो व्यक्ति मर जाते हैं तो उनको जो भारत रत्न दिया जाता है उसे मरणोपरांत कहा जाता है। तो शुरुआत में मरणोपरांत नहीं दिया जा रहा था, यह प्रावधान 1966 से किया गया, यह प्रावधान 1966 से किया गया, ध्यान रखिएगा। और पहले मरणोपरांत सम्मान पाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री, ध्यान रखिए लाल बहादुर शास्त्री। और यह अनिवार्य नहीं है कि केवल भारतीय नागरिकों को ही मिले। देखिए यह क्या है कि भारत रत्न ये विदेशी नागरिकों को भी दिया जाता है। तो देखिए अब तक 2 गैर भारतीयों को यह पुरस्कार मिल चुका है। खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि 1987 में ये पाकिस्तान के थे, इनको भारत रत्न मिला है 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला है। उसके बाद नेल्सन मंडेला ये दक्षिण अफ्रीका के हैं, उनको 1990 में भारत रत्न दिया गया था नेल्सन मंडेला को। तो 2 विदेशी नागरिक को अभी तक भारत रत्न दिया जा चुका है, अब्दुल गफ्फार खान को और नेल्सन मंडेला को, अब देखिए सबसे युवा प्राप्तकर्ता पूछ लेगा तो सचिन तेंदुलकर जो कि 40 वर्ष की आयु में 2014 में यह सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने थे, ठीक ना। तो यह सम्मान पाने वाले सबसे पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति सचिन तेंदुलकर हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथकली मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। कथकली जो नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। तो ध्यान रखिए कथकली जो है ये केरल से संबंधित है, कथकली केरल से संबंधित है, कथकली केरल से। अब देखिए संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत का कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है, भारत का कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। संस्कृति मंत्रालय पूर्वी भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा पूर्वी भारत के 6 नृत्य को भी इसमें शामिल करता है, जिससे इसकी कुल संख्या 9 हो जाती है। तो देखिए संस्कृति मंत्रालय जो है ये 6 को भी शास्त्रीय नृत्य मानता है, तो इसलिए संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत का कुल 9 शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन संगीत नाटक अकादमी के अनुसार क्या है 8 ही है, ध्यान रखिएगा। और इन नृत्यों का मुख्य स्रोत भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ग्रंथ है, नाट्य शास्त्र ग्रंथ है जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का मुख्य स्रोत माना जाता है, नाट्य शास्त्र। अब देखिए सभी शास्त्रीय नृत्य को हम लोग देख लेते हैं। तो भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और यह भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है और इसको सादरी अट्टम भी कहा जाता है, सादरी अट्टम भी कहा जाता है। तिलना और अल्ला रिपू इसके ही भाग है, भारतनाट्यम के तिलना और अल्ला रिपू भाग है। और इसके प्रमुख कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, सोनल मानसिंह। प्रमुख कलाकार कौन कौन है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, सोनल मानसिंह इसके प्रमुख कलाकार हैं। उसके बाद देखिए कथकली जो कि केरल का ये शास्त्रीय नृत्य है, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है और यह मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, मुख्य रूप से ये पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें कि रामायण और महाभारत की कहानियां दिखाई जाती है। इसमें क्या दिखाई जाती है, तो रामायण और महाभारत की कहानियां दिखाई जाती है और इसमें चेहरे के हाव भाव और भारी हरे रंग के मुखौटा का प्रयोग किया जाता है, चेहरे का हाव भाव का इसमें प्रयोग किया जाता है और चेहरे पर भारी हरे रंग का मुखौटा का प्रयोग होता है। और इसके प्रमुख कलाकार कला मंडलम गोपी हैं, इसके प्रमुख कलाकार कला मंडलम गोपी हैं और रीता गांगुली। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और इसमें कथा कहने की कला जिसमें कि पैरों के काम और चक्कर पर विशेष जोर दिया जाता है, यानी कि ये फुटवर्क नृत्य है, ठीक है, फुटवर्क नृत्य है, ध्यान रखिएगा। और इसके प्रमुख घराने कथक नृत्य से संबंधित प्रमुख घराने हैं लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना, ये भी पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। कथक नृत्य से संबंधित घराना जो है लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना है।
और इसके प्रमुख कलाकार पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी। कथक के प्रमुख कलाकार कौन कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ओडिसी, ओडिसी उड़ीसा का लोक शास्त्रीय नृत्य है और इसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं और जगन्नाथ संस्कृति की प्रदर्शन होता है। इसमें क्या होता है? तो भगवान कृष्ण की लीलाओं और जगन्नाथ संस्कृति का प्रदर्शन होता है और इसकी सबसे खास विशेषता त्रिभंग मुद्रा, यानी कि शरीर की तीनों जगहों से मुड़ाना, गर्दन, धड़ और घुटने को, इसे त्रिभंग मुद्रा के लिए यह फेमस है, जिसमें कि शरीर के 3 जगहों से मुड़ना होता है, गर्दन, धड़ और घुटना। इसके प्रमुख कलाकार ध्यान रखिएगा, केलुचरण महापात्र, सोनल मानसी और माधवी मुदुगल, ठीक ना। केलुचरण महापात्र, सोनल मानसी और माधवी मुदुगल इसके प्रमुख कलाकार है। उसके बाद कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और इसका नाम आंध्र प्रदेश के कचेलपुरम गांव के नाम पर पड़ा है, कचेलपुरम गांव के नाम पर पड़ा है और इसमें तरंगम नृत्य प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी में क्या है? तो तरंगम नृत्य प्रसिद्ध है, जिसमें कि डांसर पित्तल की थाली के किनारे पर पैर रखकर और सिर पर पानी की मटका रखकर नृत्य करता है, तो ये इसको तरंग नृत्य कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और इसके प्रमुख कलाकार हैं राजा और राधा रेड्डी और यामिनी कृष्णमूर्ति। और यामिनी कृष्णमूर्ति ध्यान रखिएगा, ये भरतनाट्यम का भी कलाकार थे। और राजा और राधा रेड्डी इसके प्रमुख कलाकार हैं। सत्रिया जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है, सत्रिय असम का शास्त्रीय नृत्य है और यह भारत का सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। यह भारत का सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है जिसे संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2000 में मान्यता दी थी। यह भारत का सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है जिसे संगीत नाटक अकादमी ने 2000 में मान्यता दी थी और इसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी में महान श्रीमंत शंकर देव वैष्णव मठों सत्रों में की थी। इसकी शुरुआत कब से की गई है? तो 15वीं शताब्दी में संत श्रीमंत शंकर देव द्वारा वैष्णव मठ से इसकी शुरुआत हुई 15वीं शताब्दी में। और किसके द्वारा? तो संत श्रीमंत शंकर देव द्वारा। तो पूछता भी है कि सत्रिया नृत्य के जनक कौन है? तो संत श्रीमंत शंकर देव, ध्यान रखिएगा। और इसका प्रमुख कलाकार जतिन गोस्वामी और शारदी सैकिया, जतिन गोस्वामी और शारदी सैकिया। और देखिए 7वां शास्त्रीय नृत्य मणिपुर है, मणिपुरी, जो कि मणिपुर का है और इसमें मुख्य रूप से रासलीला यानी कि राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित है। लेकिन इसमें राधा कृष्ण के प्रेम को प्रदर्शित किया जाता है और इसमें डांसर एक बेलनाकार स्कर्ट पहनती है जिसे कुमीन कहा जाता है। इसमें क्या होता है? डांसर एक बेलनाकार स्कर्ट पहनती है जिसे कुमीन कहा जाता है और इसमें पैरों के मूवमेंट बहुत धीमी और कोमल होती है। इसमें पैरों की मूवमेंट कैसे होती है? तो बहुत धीमी होती है और इसके प्रमुख कलाकार ध्यान रखिएगा झावेरी बहनें होती। मणिपुरी के फेमस जो कलाकार थी झावेरी बहनें, जो कि दर्शना थी, नयना थी, सुवर्णा थी और रंजना। दर्शना, नयना, सुवर्णा, रंजना। उसके बाद गुरु बिपिन सिंह भी इसके प्रमुख कलाकार है। उसके बाद देखिए 8वां जो है मोहिनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल का 2 शास्त्रीय नृत्य है, कथक और